नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे। कभी ये हुआ करता था, लेकिन अब मामला बदल गया है। यही सूत्र है, यही मंत्र है कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब, खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब। लाजवाब का मतलब किसी का कोई जवाब ही नहीं। यही सूत्र है, यही मंत्र है और यही यंत्र भी है। किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उसके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा सीधा रिश्ता होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। नीति, राजनीति और कूटनीति, है ना। दुनिया में ये तीनों चीजें दबदबे का हार्ड पावर है, नीति, राजनीति और कूटनीति। लेकिन खेल और कला ये राष्ट्र की छवि और उसकी पहचान के लिए सॉफ्ट पावर का काम करते हैं। पीएम मोदी की यही स्कार्फ से स्पोर्ट्स तक वाली डिप्लोमेसी न्यूजीलैंड में देखने को मिली। पीएम मोदी संबंधों के इस मैदान में ग्लोबल पावर और कूटनीति भी खेल रहे हैं। रग्बी से लेकर रोइंग तक की बात कर रहे हैं। 100 साल पुराने खेल के रिश्ते को दुनिया को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में पूरी दुनिया इसका ट्रेलर देख रही है और उसकी एक झलक मैं आपको भी दिखाती हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। तो पीएम मोदी भारत के मेडल वाले मोमेंटम को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, पाठशाला में आज एक एक करके आपके सामने ये बातें रखने वाली हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेलों को लेकर एक बहुत अहम समझौता हुआ आज। दोनों देशों ने स्पोर्ट्स जॉइंट एक्शन प्लान पर साइन किया है। रोड मैप है 2030 का, जिसका मकसद है दोनों देशों के बीच खेल के रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाना है। अब आप कहेंगे न्यूजीलैंड से खेल वाला संबंध बनाकर क्या ही हो जाएगा, न्यूजीलैंड से ऐसा क्या स्पोर्ट्स से हम ले लेंगे, ये सारी डिटेल में आगे आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा। लेकिन जो डील हुई है फटाफट से आपको बता देती हूं। इस डील की खास बात यह है कि स्पोर्ट्स साइंस और वर्ल्ड क्लास कोचिंग पर हमने समझौता किया है। पता है क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के पास खेल की बेहतरीन टेक्निक है, ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है। आप कहेंगे इसका क्या प्रूफ है? अभी बताती हूं, प्रूफ भी देती हूं आपको। वहां के एक्सपर्ट्स हमारे भारतीय एथलीट्स और कोचेस को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देंगे। खेल के दौरान लगने वाली चोटों से उबरने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे। यानी हमारे खिलाड़ियों को अब और भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के खेलों के इस रिश्ते को पूरे 100 साल होने जा रहे हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देश 100 साल यानी 100 इयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट इसका जश्न मना रहे हैं। न्यूजीलैंड के से पहले जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तो वहां भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे मशहूर T20 लीग है ना, बिग बैश लीग, उसकी ओपनिंग सेरेमनी भारत में होगी पहली बार। दोनों देशों की कंपनियां मिलकर खेल का सामान बनाने, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को मैनेज करने और स्पोर्ट्स से जुड़े नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाएंगे। महिला खिलाड़ियों के लिए स्पेशल बायलैटरल टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ।
ये साझेदारियां, ये फैसले और जो ये पिन पॉइंट एक्शन प्लान है, ये ऐसे ही नहीं बन रहा है कि चलो गए हैं तो क्या करें, चलो खेल पर भी साइन करके आ जाते हैं, दोस्ती बढ़ानी है तो कहां बढ़ाए, चलो खेल। ऐसा नहीं है। ये चीजें इतनी तेज रफ्तार में यूं ही नहीं चल रही है। पीएम मोदी तैयारी के साथ, एकदम होमवर्क के साथ मैदान में उतरने वाले नेता हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीति का मैदान हो कि खेल का मैदान हो। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। कब करने वाला है? 2030 में। 2032 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला है और 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले देशों की रेस में शामिल होने वाला है, शामिल है इनफैक्ट। इस पूरी टाइमलाइन पर मोदी सरकार की नजर है। भारत अहमदाबाद को सिर्फ 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के हिसाब से नहीं, बल्कि ओलंपिक खेलों के हिसाब से तैयार कर रहा है। समझ गया? मतलब केवल कॉमनवेल्थ का खेल हम लोग ऑर्गेनाइज कर दे अहमदाबाद में, यह अपना सपना नहीं है। ओलंपिक खेलों के हिसाब से भी हम देश को तैयार कर रहे हैं और इसमें हम उन देशों की मदद ले रहे हैं जो इसकी मेजबानी करने वाले हैं, यानी उसका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं इस नए जमाने में। ओलंपिक खेलों की होस्टिंग के लिए भारत, समझ लीजिए, कमर कस रहा है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। दुनिया में अपनी स्पोर्ट्स क्रेडिबिलिटी को वो मजबूत करने के लिए, यानी हम मजबूत करने के लिए एक गजब का मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। अब जानना चाहेंगे वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? खेलोगे तो खिलोगे, ये मंत्र है पीएम का। और इसी मंत्र के साथ भारत को स्पोर्ट्स की दुनिया का सुपर पावर बनाने में जुट गए हैं पीएम। और इसकी बैक स्टेज तैयारी क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ रहा है। 2004 और 5 के मुकाबले स्पोर्ट्स बजट में, आंकड़ा लाइएगा मत, अभी सिर्फ मैं आपको गैस करने के लिए थोड़ा मौका देती हूं। 2004 और 5 में जो हमारा स्पोर्ट्स बजट था, आज की तारीख में अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना प्रतिशत होगा? आपको क्या लगता है? 50% ज्यादा, 100% ज्यादा, 150, 300, 400? 2004 और 5 के मुकाबले स्पोर्ट्स बजट आज की तारीख में 860% बढ़ चुका है। ओलंपिक या इस जैसे किसी भी बड़े इवेंट के मेडल टैली सिर्फ खिलाड़ियों का वो स्कोर कार्ड नहीं होता है, ये दुनिया के सामने किसी देश की ताकत का पावर इंडेक्स होता है। आप जब ओलंपिक मैचेस देखते हैं तो उसमें स्कोर टैली होती है ना, उसमें दिख रहा होता है रशिया, अमेरिका, यूएसए और चाइना, हमेशा ये लोग नंबर 1, 2, 3 के आसपास दिख रहे होते हैं। ये पावर इंडेक्स है क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। भारत चाहता है वहां उस टैली में लगातार बना रहे, ऊपर की तरफ। हम में से बहुत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गए नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन देशों में जब ओलंपिक जैसे इवेंट होते हैं तो वहां से चकाचक सड़कों की, चमचमाती इमारतों की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं और ये उस देश की इमेज की बेहतरी में बहुत काम आता है। अब भारत भी वही करना चाहता है क्योंकि विकसित भारत 2047 के विजन में खेल का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ की जो तैयारियां हो रही है वो ओलंपिक खेलों की तर्ज पर चल रही है ना। साबरमती नदी के किनारे 350 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव तैयार हो रहा है। 20 से ज्यादा खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बन रहे हैं। क्या क्या खास होगा मैं बता देती हूं आपको। 24,000 की क्षमता वाला एक बड़ा सा टेनिस सेंटर बन रहा है वहां पर। स्विमिंग के लिए एक्वेटिक सेंटर, 50,000 की क्षमता वाला एक बड़ा एथलेटिक्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। ओलंपिक के लिए भारत के पास बुनियादी ढांचे का लगभग 30% तो मौजूद है। मतलब हम कितना तैयार है ओलंपिक के लिए? 30%। हमें कितना चाहिए? 70%। अभी उसे तैयार करना बाकी है। खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हमें चाहिए टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टॉप्स जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत हमने कर दी है। इस प्रोग्राम के तहत ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना,
उनको अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के तर्ज पर तैयार किया जाएगा, वैसी फैसिलिटीज दी जाएगी। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, गांव और कस्बों में जाकर वहां क्या गजब के, आपने देखे होंगे ना, कई बार ऐसी ऐसी रील आती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये गांव का लड़का है, गांव की लड़की है, पर क्या ये खेल और क्या इसके अंदर क्षमता है। तो हमारे ये जो दो मूवमेंट्स हैं, एक तो खेलो इंडिया और दूसरा फिट इंडिया मूवमेंट, इसके जरिए सरकार गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में खेल भावना को बढ़ा रही है, खेलों में रुचि जगाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी कई बार क्लियर कर चुके हैं कि विकास और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो देश टॉप पर है, उनमें ज्यादातर ओलंपिक के मेडल लिस्ट में भी टॉप पर है और भारत भी इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि भारत ने 1900 में अपने पहले ओलंपिक से लेकर 2024 पेरिस ओलंपिक तक कितने मेडल जीते हैं? 41। इनमें हमारे पास 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। याद कर लीजिए इस बात को। कितने मेडल अब तक हमने जीते हैं 1900 से लेकर 2024 तक? 41 मेडल जीते हैं। 10 हमारे पास गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। ये 141 करोड़ आबादी वाले देश का अभी का आंकड़ा है। क्या बढ़िया है? बहुत बेहतर करने की जरूरत है ना। 166 मेडल न्यूजीलैंड की पूरी आबादी, अहमदाबाद की आबादी के बराबर है। सोचिए, इतने सालों में भारत में सिर्फ 41 मेडल। क्या मेडल का ये लंबा सफर स्पीड के मामले में थोड़ा धीमा नहीं है? और क्या वजह है कि चीन जैसा देश जो एक समय पर मेडल के लिए तरसता था, आज वो मेडल टैली में टॉप पर खड़ा होता है? या हम किसी भी तरह के खिलाड़ियों और उनकी खेल भावना या उनकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहे। सुधार के लिए समझ और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। स्पोर्ट्स मेडल, खासकर ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, तो चीन अपने आप में एक केस स्टडी है। जानते हैं क्यों? चीन ने 2024 में 91 पदक जीते। हमेशा ऐसा चीन के साथ नहीं था। 1988 के समर ओलंपिक में चीन के पास सिर्फ 5 मेडल थे। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी मेडल की संख्या इतनी कम थी, जिसे चीन की सरकार ने अपमान के तौर पर ले लिया और चैलेंज की तरह इस पर काम करना शुरू किया। और ठीक 20 सालों में चीन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में चीन ने 48 गोल्ड, 22 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक का शतक लगा दिया और मेडल मशीन बन गया चीन ने ओलंपिक खेलों के जरिए दुनिया में सॉफ्ट पावर की मैसेजिंग दी। चीन ने ओलंपिक में मेडल्स के लिए अपनी बड़ी आबादी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। बड़ी आबादी यानी असीमित क्षमता और अप्रत्याशित टैलेंट। लेकिन बड़ी आबादी होने का सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंट की खोज करना। अक्सर ऐसे टैलेंट पूरे देश में फैले होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मेट्रो सिटीज में मिले। छोटे छोटे शहर में, कस्बों में खेल के इस टैलेंट की खोज की जाने लगी। उधर चीन में भी गांव और छोटे कस्बों के स्तर पर 8 से 13 साल के बच्चों के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई। सिलेक्शन के आधार पर सबसे तेज या सबसे मजबूत होने को उन्होंने तरजीह नहीं दी, बल्कि यह देखा कि कौन सा बच्चा लंबे समय तक सही प्रशिक्षण के बाद योग्य बन सकता है। इस सिलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्टर्स की और डॉक्टर्स की, वो जो डायरेक्ट करते और वो जो डॉक्टर्स थे, उनकी टीम को लगाया गया, जो बच्चों के जेनेटिक्स की जांच करके छिपी हुई प्रतिभा का पता लगा सकते थे। इसी आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई। चीन आज भी इसी तरीके का इस्तेमाल करके बच्चों में लचीलापन ज्यादा लाता है, उन्हें जिम्नास्टिक और डाइविंग कैंप भेजता है। जो बच्चे कद में लंबे होते हैं उन्हें बास्केटबॉल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जिनकी सजगता तेज होती है वो पिंग पोंग खेलता है। जिसकी नजरें तेज होती है उन्हें शूटिंग या तीरंदाजी सिखाई जाती है। जिनके हाथ लंबे हैं वो स्विमिंग करते हैं। जिनके पास
ताकत ज्यादा है, बल ज्यादा है, कंधे मजबूत हैं, उन्हें वेट लिफ्टिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा करके बहुत छोटी उम्र से ही हर तरह के खेलों में चीन अपने बच्चों को तैयार करता है। इसके लिए 3000 से ज्यादा खेल के स्कूल बनाए गए हैं, जहां लगभग 4 लाख एथलीट्स ट्रेंड होते हैं। साफ है, मेडल टैली में नंबर 1 आना ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट के विजन का नतीजा है। और इतिहास गवाह है, जिसने खेल की दुनिया पर राज किया, असल दुनिया में महाशक्ति बनने का रास्ता वहीं से होकर गुजरा। और इसीलिए भारत अब इस तर्ज पर काम कर रहा है। अब पाठशाला में अगला चैप्टर आपके सामने रखते हैं।